हेलो दोस्तों, जीएस सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम देखेंगे मध्यकालीन भारत का इतिहास। इसमें पहला क्वेश्चन है, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? तो इसका आंसर हो जाएगा लाहौर। अगला क्वेश्चन है, 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? 2.5 दिन का झोपड़ा एक मस्जिद है। अपनी उदारता के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक इतना अधिक दान करता था कि उसे लाख बख्श के नाम से पुकारा गया। फरिश्ता ने लिखा है कि यदि व्यक्ति किसी की दानशीलता की प्रशंसा करते थे तो उसे अपने युग का ऐबक पुकारते थे। उसकी एक उपाधि कुरान ख्वां भी थी। ऐबक को साहित्य से अनुराग था और स्थापत्य कला में भी रुचि थी। तत्कालीन विद्वान हसन निजामी और फख्र ए मुदब्बिर को उसका संरक्षण प्राप्त था। उन्होंने ऐबक को अपने ग्रंथ में समर्पित किए थे। हसन निजामी ने ताज उल मासिर की रचना की। ऐबक ने दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिदों का निर्माण करवाया था। उसने दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार का निर्माण कार्य प्रारंभ किया, जिसे इल्तुतमिश ने पूरा करवाया। अगला क्वेश्चन है, कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश के द्वारा पूरा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अख्ता प्रदान किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। गौरी की विजयों के बाद शीघ्र ही उत्तर भारत में अख्ता प्रथा स्थापित हो गई। गौर के मोहम्मद शाम यानी मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को 1191 ईस्वी में हासी अख्ता या इक्ता प्रांत प्रदान किया। 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में उसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसके कार्यों से प्रसन्न होकर गौरी ने उसे क्रमशः कुहराम और समाना का प्रशासक नियुक्त किया। वस्तुतः 1192 से 1206 ईस्वी तक उसने गौरी के प्रतिनिधि के रूप में उत्तरी भारत के विजित भागों का प्रशासन संभाला। इस अवधि में ऐबक ने उत्तरी भारत में तुर्की शक्ति का विस्तार भी किया। अगला क्वेश्चन है, बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा बख्तियार खिलजी। मोहम्मद गौरी के एक साधारण दास इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने 1193 ईस्वी से 1202 ईस्वी के मध्य बिहार की विजय की तथा नालंदा में विक्रमशिला बिहार को तहस नहस कर राजधानी उदयपुरी पर कब्जा कर लिया। उसने 1202 से 1203 ईस्वी के आसपास बंगाल पर आक्रमण किया। उस समय वहाँ का शासक लक्ष्मण सेन था। वह बिना युद्ध किए ही भाग निकला। तुर्की सेना ने राजधानी नदिया में प्रवेश कर बुरी तरह लूटपाट की। राजा की अनुपस्थिति में नगर ने आत्मसमर्पण कर दिया। लक्ष्मण सेन ने भागकर दक्षिण बंगाल में शरण ली और वहीं से कुछ समय तक शासन करता रहा। प्रसिद्ध पर्शियन इतिहासकार मिनहाजुद्दीन सिराज ने अपनी पुस्तक तबकात-ए-नासिरी में बिहार में उसके हमलों के बारे में विस्तार से वर्णन किया है। अगला क्वेश्चन है, बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ किससे? तो इसका आंसर हो जाएगा तबकात-ए-नासिरी। अगला क्वेश्चन है, नालंदा बिहार का विध्वंस किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बख्तियार खिलजी। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। किसको? मलिक जानी को। अगला क्वेश्चन है, 1225 ईस्वी में इल्तुतमिश ने बिहार शरीफ एवं राष्ट्र पर अधिकार कर राजमहल की पहाड़ियों में तेलियागढ़ी के समीप हिसामुद्दीन ऐवाज को पराजित किया। ऐवाज ने इल्तुतमिश की अधीनता स्वीकार कर ली। इल्तुतमिश ने ऐवाज के स्थान पर मलिक जानी को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया। अगला क्वेश्चन है, वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बलबन, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें देख रहे हैं कुछ, बलबन प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने शासन के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया था। इसके अनुसार सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि नियाबत एक खुदाई है और उसका स्थान पैगंबर के पश्चात है। राजा जिल्ले अल्लाह था
अल्लाह या जिले इलाही अर्थात ईश्वर का प्रतिबिंब है। उसके पुत्र बुगरक खान से कहा था, सुल्तान का पद निरंकुशता का सजीव प्रतीक है। अगला क्वेश्चन है, किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बलबन ने। बलबन के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। बलबन के राजत्व सिद्धांत की दो मुख्य शाखा विशेषताएं थी। प्रथम, सुल्तान का पद ईश्वर के द्वारा प्रदत्त होता है, और द्वितीय, सुल्तान का निरंकुश होना आवश्यक है। उसके अनुसार सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि, नियामत खुदाई है और उसका स्थान पैगंबर के पश्चात है। सुल्तान को कार्य करने की प्रेरणा और शक्ति ईश्वर से प्राप्त होती है। इस कारण जनसाधारण या सरदारों को उसके कार्यों की आलोचना का अधिकार नहीं है। अगला क्वेश्चन है, जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा जफर खान। अलाउद्दीन का प्रसिद्ध सेनापति जफर खान मंगोलों के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया, जो अपने समय का श्रेष्ठ और साहसी सेनापति था। जफर खान के शौर्य और भारतीय सेना की धीरता से मंगोल इतने प्रभावित हुए कि वे उसी रात को 30 कोस पीछे हट गए और वापस चले गए। अगला क्वेश्चन है, रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन के चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उसके पति का नाम क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा राणा रतन सिंह। राणा रतन सिंह। पद्मिनी की कहानी का आधार 1540 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखित काव्य पुस्तक पद्मावत है। इसके अनुसार पद्मिनी चित्तौड़ के राणा रतन सिंह की अत्यंत सुंदरी और विदुषी पत्नी थी। अमीर खुसरो ने सुलेमान और रानी साहिबा के प्रेम प्रसंग का उल्लेख अपने ग्रंथ में किया था। उसने अपने संकेतों में अलाउद्दीन की समता सुलेमान से तथा पद्मिनी की तुलना साहिबा से की थी। संभवतः इसी आधार को मानकर मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की। राणा रतन सिंह की रानी पद्मिनी की कहानी बनी। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा रामचंद्र देव। अलाउद्दीन के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक रामचंद्र देव था। 1296 ईस्वी में देवगिरी के शासक रामचंद्र देव ने अलाउद्दीन के सफल आक्रमण से बाध होकर उसे प्रतिवर्ष एलिचपुर की आय भेजने का वादा किया था, परंतु 1305 ईस्वी अथवा 1306 ईस्वी में उसने उस कर को दिल्ली नहीं भेजा, जिसके कारण 1307 ईस्वी में अलाउद्दीन ने मलिक काफूर के नेतृत्व में एक सेना देवगिरी पर आक्रमण करने के लिए भेजी। राजा रामचंद्र देव युद्ध में पराजित हुआ और उसने आत्मसमर्पण कर दिया। अगला क्वेश्चन है, किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन के राजस्व और लगान व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य एक शक्तिशाली और निरंकुश राज्य की स्थापना करना था। उसने उन सभी व्यक्तियों से भूमि छीन ली जिन्हें वह मिल्क राज्य द्वारा प्रदत्त संपत्ति, इनाम, संदरात, पेंशन तथा वक्फ एवं धर्मार्थ प्राप्त हुई भूमि आदि के रूप में मिली थी। फलतः खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी। अगला क्वेश्चन है, अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाई दरवाज़ा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार के निकट करवाया। इसका निर्माण लाल पत्थरों तथा संगमरमर के द्वारा हुआ है। यह 1311 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ। इल्तुतमिश के मकबरे की तरह इसमें एक चौकोर 12 कमरा है, जिसकी छत पर एक गुंबद है। इसके चारों ओर दीवारों में एक मेहराब दार प्रवेश द्वार है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण करवाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण कराने के कारण प्रसिद्ध रहा। सिंचाई की सुविधा के लिए उसने 5 बड़ी नहरों का निर्माण कराया।
फिरोज शाह तुगलक ने उलेमा वर्ग की स्वीकृति के पश्चात हक ए सर्व नामक सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था। उन किसानों को जो सिंचाई के लिए शाही नहरों का पानी प्रयोग में लाते थे, अपनी पैदावार का 1/10 भाग सरकार को देना पड़ता था। अगला क्वेश्चन है, फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफा क्या था? दारुल सफा क्या था? तो एक खैराती अस्पताल था। राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक फिरोज शाह तुगलक था। उसने दारुल सफा नामक एक खैराती अस्पताल की स्थापना भी की थी और उसने कुशल हकीम रखे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने सामान्य लोगों की भलाई के लिए कुछ उपकार के कार्य किए। नियुक्ति के लिए एक दफ्तर यानी रोजगार दफ्तर खोलकर प्रत्येक मनुष्य के गुण एवं योग्यता की पूरी जांच पड़ताल के बाद यथासंभव अधिक से अधिक लोगों को नियुक्ति देकर उसकी बेकारी की समस्या को हल करने का प्रयास किया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो इसका आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। फिरोज को दासों का बहुत शौक था। उसके दासों की संख्या संभवतः 1,80,000 तक पहुंच गई थी। उनकी देखभाल के लिए एक पृथक विभाग दीवान बंदगान का गठन किया गया था। उन दासों की शिक्षा का पूर्ण ध्यान रखा जाता था। प्रत्येक दास को 10 से 100 टके के बीच वेतन मिलता था तथा कभी कभी जागीर भी मिलती थी। फिरोज का यह शौक राज्य के लिए हानिकारक सिद्ध हुआ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए? इसका आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने बागवानी में अपनी अभिरुचि के कारण दिल्ली के निकट 1200 नए बाग लगवाए और अलाउद्दीन के 30 पुराने बागों को फिर से लगवाया। अगला क्वेश्चन है, फारसी यात्री अब्दुल रजाक भारत में किस राजा के शासनकाल में आया था? तो इसका आंसर हो जाएगा देवराय द्वितीय। अगला क्वेश्चन है, फारसी राजदूत अब्दुल रजाक संगम वंश के सबसे प्रतापी शासक देवराय द्वितीय, जिसका कार्यकाल था 1422 से 1446 तक, शासनकाल में विजयनगर आया था। उसने अपने यात्रा वृत्तांत मतला उस सदाइन या मज उल बहरीन में देवराय द्वितीय के शासनकाल का वर्णन किया है। अगला क्वेश्चन है, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? इसका आंसर हो जाएगा सैयद वंश। तैमूर के आक्रमण कब हुआ था? 1398 ईस्वी में। तुगलक शासन को कमज़ोर कर दिया। 1412 ईस्वी में नसरुद्दीन मृत्यु के साथ ही तुगलक वंश का अंत हो गया। 1413 ईस्वी में सरदारों ने दौलत खान को दिल्ली का सुल्तान चुना, परंतु उसे दौलत खान के सूबेदार खिज्र खान ने पराजित कर दिया। वह तैमूर द्वारा नियुक्त लाहौर का सूबेदार था। तैमूर के आक्रमण के बाद 1414 ईस्वी में उसने दिल्ली पर अधिकार कर एक नए वंश सैयद वंश की नींव डाली। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया था जहां अब आगरा है? इसका आंसर हो जाएगा सिकंदर लोदी। 17 जुलाई 1489 ईस्वी को निजाम खान सुल्तान सिकंदर शाह के नाम से सिंहासन पर बैठा। वह लोदी वंश का महानतम शासक था। 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने राजस्थान के शासकों पर नियंत्रण के उद्देश्य से यमुना नदी के किनारे आगरा नामक नवीन नगर बसाया और उसे अपनी राजधानी बनाया। उसने कृषि और व्यापार की उन्नति के लिए प्रयत्न किया। नाब का पैमाना गज या सिकंदरी उसी के समय में आरंभ किया गया। उसने निर्धनों के लिए मुफ्त भोजन की व्यवस्था की। उसके समय में योग्य व्यक्तियों की सूची बनाकर प्रत्येक 6 माह पश्चात उसके सामने प्रस्तुत की जाती थी। वह शिक्षित और विद्वान था। उसके स्वयं के आदेश से एक आयुर्वेदिक ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किया गया जिसका नाम फरहंगे सिकंदरी रखा गया। उसके समय में गायन विद्या का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ
लज्जत ए सिकंदर शाही की रचना हुई। सिकंदर लोदी शहनाई सुनने का बहुत शौकीन था। वह गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखता था। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा हरिहर बुक्का। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में वर्ष 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों द्वारा किया गया था। उस राज्य की राजधानी हम्पी थी, जो कि तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित थी। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा को छीना था। तो इसका आंसर हो जाएगा हरिहर द्वितीय। 1337 ईस्वी में बुक्का की मृत्यु के बाद उसका पुत्र हरिहर द्वितीय जो था उसका कार्यकाल था 1377 से 1407। सिंहासन पर बैठा। उसने महाराजा धीराज की उपाधि ग्रहण की। उसे कनारा, मैसूर, तिरुचिन्नापल्ली, कांची आदि प्रदेशों को जीता और श्रीलंका के राजा से राजस्व वसूल किया। बहमनी राज से भी उसका संघर्ष हुआ। 1373 ईस्वी में सुल्तान मुजाहिदीन ने उसके राज पर आक्रमण किया, किंतु सफल नहीं हुआ। हरिहर द्वितीय की सबसे बड़ी सफलता पश्चिम में बहमनी राज से बेलगाम व गोवा छीनना था। वह शिव यानी विरूपाक्ष का उपासक था। विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? तो इसका आंसर हो जाएगा कुली कुतुब शाह। अगला, विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय ने गोलकुंडा के सुल्तान कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा था। गोलकुंडा में कुतुब शाही वंश की स्थापना कुली कुतुब शाह ने की थी। जब कृष्णदेवराय उड़ीसा के युद्ध में व्यस्त था, तब कुतुब शाह ने विजयनगर की सीमा पर स्थित पांगल और गुंटूर के दुर्ग पर आक्रमण किया तथा वारंगल, कोंडवीदो आदि के किले जीत लिए, जिसके पश्चात उसे विजयनगर पर आक्रमण करने का प्रयास किया। कृष्णदेवराय और कुतुब शाह के बीच संघर्ष हुआ। कुतुब शाही सेना पराजित हुई। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो इसका आंसर हो जाएगा भू राजस्व। विजयनगर राज्य को विभिन्न प्रांतों से आय प्राप्त होती थी, यथा भू राजस्व, संपत्ति कर, व्यापारी कर, व्यवसायिक कर, उद्योगों पर लगाए जाने वाले कर, सामाजिक और सामुदायिक कर तथा अपराधों के लिए आरोपित अर्थदंड। भूमि का भली भांति सर्वेक्षण किया जाता था। उपज का 1/6 भाग भूमि कर के रूप में वसूल किया जाता था। शिष्ट यानी भूमि कर नामक कर राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था। केंद्रीय राजस्व विभाग को 58 या अस्थवन कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? इसका आंसर हो जाएगा हम्पी। हम्पी के खंडहर यानी वर्तमान कर्नाटक में स्थित है हम्पी का खंडहर और विजयनगर साम्राज्य के प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं। विजयनगर काल में बना विरूपाक्ष मंदिर यहीं पर अवस्थित है। हम्पी यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल है। अगला क्वेश्चन है, दीवान अर्ज विभाग संबंधित था किससे? रक्षा विभाग से। दीवान आरिज अथवा आरिज मुमालिक सल्तनत काल में सैन्य विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था। आरिज मुमालिक विभाग ही दीवान अर्ज कहलाता था। इस विभाग की स्थापना बलबन ने की थी। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? तो इसका आंसर हो जाएगा रायगढ़। 1674 ईस्वी में शिवाजी ने अपने राज्याभिषेक कराया तथा छत्रपति की उपाधि धारण की एवं रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। उस युग के महान विद्वान बनारस के पंडित विश्वेश्वर उर्फ गंगा भट्ट ने उन्हें क्षत्रिय घोषित करते हुए उनका राज्याभिषेक कराया। अगला क्वेश्चन है, बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन हसन। दक्कन के अमीरान ए सदाह के विद्रोह के परिणाम स्वरूप मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के अंतिम दिनों में बहमनी राज्य की स्थापना हुई।
जफर खान यानी हसन गंगू 1347 से 1358 ईस्वी तक था नामक एक सरदार ने अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की उपाधि धारण कर के 1347 ईस्वी में सिंहासन रूढ़ हुआ और बहमनी साम्राज्य की स्थापना की। उसने गुलबर्गा को अपने नव संस्थापित साम्राज्य की राजधानी बनाया तथा उसका नाम अहसानाबाद रखा। उसने अपने साम्राज्य के शासन के लिए इसे चारों तरफ अथवा प्रांतों में विभाजित किया। गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार और बीदर, प्रत्येक प्रांत एक शासक के अधीन था। गुलबर्गा का प्रांत सबसे महत्वपूर्ण था, इसमें बीजापुर भी शामिल था। दक्षिण के हिंदू शासकों को उसने अपना अधीन किया तथा अपने अनुयायियों को पद और जागीर प्रदान करने की नई प्रथा प्रारंभ की। उसने हिंदुओं से जजिया न लेने का आदेश दिया था। अगला क्वेश्चन है, सरंजामी प्रथा किससे संबंधित थी? तो इसका आंसर हो जाएगा मराठा भूराजस्व प्रथा से। मराठा काल में सरंजामी प्रथा भूराजस्व प्रशासन संबंधित थी। इस काल में मराठा जागीरदारों को सरंजामी भूमि उनके निर्वहन के लिए प्रदान की जाती थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाला कर को इंगित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी 1, 3 और 4, खराज, ऊस और मुक्तई। अगला क्वेश्चन है, खराज, ऊस और मुक्तई भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करता है, जबकि खुम्स भूमि उत्पाद पर लगने वाला कर नहीं था, अपितु खुम्स लूट का धन था। खुम्स युद्ध में शत्रु राज्य की जनता से लूट में प्राप्त होता था। इस लूट का 4/5 भाग सैनिकों में बांट दिया जाता था और शेष 1/5 भाग राजकोष में जमा होता था। किंतु अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक ने 4/5 राजकोष में दिया और शेष 1/5 सैनिकों में बांटा। सिकंदर लोदी ने गढ़े हुए खजाने से कोई हिस्सा नहीं लिया। अगला क्वेश्चन है, किस सुल्तान ने जमीन फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया? तो इसका आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने भू राजस्व नीति में कुछ परिवर्तन किए थे। उसने उपज का 50% भू राजस्व के रूप में निश्चित किया, जिसे अनाज के रूप में लेने के लिए जोर दिया गया। इससे पूर्व बलबन और इल्तुतमिश ने भू राजस्व उपज की 1/3 दर से अधिक नहीं लिया था। मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भी भूमि कर की दर अलाउद्दीन की भांति 50% ही थी, लेकिन जहां अलाउद्दीन ने राजस्व विभाग भूमि पैमाइश के आधार पर किया था, वही मोहम्मद बिन तुगलक ने बिना पैमाइश के अनुमान के आधार पर राजस्व निर्धारित किया था। यह इस प्रश्न में विकल्प सी और डी सही है, किंतु बिहार के लोक सेवा आयोग ने सी सही माना है। अगला क्वेश्चन है, शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे? तो इसका आंसर हो जाएगा सोहरावर्दी संप्रदाय के। अगला क्वेश्चन है, भारतवर्ष में सोहरावर्दी संप्रदाय शेख बहाउद्दीन जकारिया से प्रारंभ हुआ है। सूफियों के इस संप्रदाय में शेख सदरुद्दीन आरिफ, शेख रुकनुद्दीन अबुल फतह और शेख जलालुद्दीन सुर्ख आदि हुए। इस संप्रदाय के संत सुखमय जीवन पर बल देते थे, धन और संपत्ति को साधक में बाधक नहीं मानते थे, साधना में बाधक नहीं मानते थे। अगला क्वेश्चन है, इन शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 250, 500 की इकाइयों में विभाजित किया था? इसका आंसर हो जाएगा ई। इसमें ई दिया है, देखेंगे। इस्लाम शाह शेरशाह का पुत्र था। इस्लाम शाह ने पूरे उत्तर भारत में लगभग 8 वर्षों तक शासन किया और उसकी मृत्यु 1553 ईस्वी में हुई। इस्लाम शाह ने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 50, 200, 250, 500 इकाइयों में विभाजित किया था। संभवतः शेरशाह के समय में भी सैन्य विभाजन की यह प्रणाली प्रचलित थी। ज्ञातव्य है कि बिहार लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर ई माना है, इनमें से कोई नहीं माना है। अगला क्वेश्चन है, जवाबिद का संबंध किससे था? तो इसका आंसर हो जाएगा राज्य के कानून से। जवाबिद का संबंध राज्य के कानून से था। सल्तनत काल के सिक्के टाका, ससगनी एवं जीतल जिन धातुओं के बने थे वो कौन थे?
तो इसका आंसर हो जाएगा चांदी, फिर चांदी, तांबा। टाका और ससगनी जो बना था चांदी से बना था और जित्तल जो बना था तांबा से। सल्तनत काल में टाका, चांदी एवं जित्तल तांबे का बना होता था। टाका चांदी का बना होता था और जित्तल तांबे का बना होता था। ये दोनों सिक्के इल्तुतमिश द्वारा प्रचलित किए गए। ससगनी भी चांदी का सिक्का था। टाका एवं जित्तल का अनुपात 1:48 का था। भारत में कागज का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ? इसका आंसर हो जाएगा 12वीं शताब्दी। विश्व में सर्वप्रथम कागज का आविष्कार चीन में हुआ। भारत में कागज का प्रयोग 12वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ। आशुतोष संग्रहालय कलकत्ता में 1105 ईस्वी का पेपर संरक्षित किया गया है, जिसका शीर्षक पंचरक्षा है। यह भारत में कागज का सबसे प्राचीन प्रमाण है। अगला क्वेश्चन है, तबकात नासरी के लेखक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा मिनहाज उद सिराज। मिनहाज उद सिराज। तबकात नासरी या मिनहाज उद सिराज का ग्रंथ है। तबकात नासरी मिनहाज उद सिराज का ग्रंथ है, जो सुल्तान नसरुद्दीन को समर्पित किया गया है। यह ग्रंथ 23 अध्यायों में है। रॉबर्टी ने इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया। इस पुस्तक में मोहम्मद गौरी को भारत विजय का प्रत्यक्ष वर्णन मिलता है। ज्ञातव्य है कि मिनहाज प्रथम इतिहासकार है जिसने यह कहा था कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी नाम की मुद्राएं प्रसारित की और खुतबा पढ़वाया। अगला क्वेश्चन है, सभी भक्ति संतों में के मध्य के एक समान विशेषता थी कि उन्होंने क्या किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उनके भक्त समझते थे। भक्ति आंदोलन के संतों का आचार बहुत ऊंचा था। उसमें से बहुतों ने देश का भ्रमण किया और वे कई प्रकार के लोगों से मिले जिनके विचार भिन्न थे। उन संतों ने साधारण लोगों की भाषाओं को उन्नत करने में अपना योगदान दिया। उन्होंने हिंदी, पंजाबी, बांग्ला, तेलुगु, कन्नड़, तमिल आदि भाषाओं की उन्नति में बहुत योगदान दिया। भक्ति आंदोलन के संत अपने उपदेश क्षेत्रीय भाषाओं में करते थे ताकि वहाँ के लोग उनके उपदेश आसानी से सुन और समझ सके। इस कारण क्षेत्रीय भाषाओं का विकास हुआ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। शेख निजामुद्दीन औलिया ने 7 सुल्तानों का राज देखा, जो कि एक के बाद एक सत्तासीन होते रहे, किंतु वे कभी भी किसी के दरबार में नहीं गए। सुल्तान जलालुद्दीन ने शेख से मिलने का बहुत प्रयास किया। यहाँ तक उसने शेख के प्रिय शिष्य अमीर खुसरो के माध्यम से भी प्रयत्न किया, किंतु जब शेख को ज्ञात हुआ कि सुल्तान आने वाला है तो वे अजोधन चले गए। इस प्रकार औलिया न तो सुल्तान से मिले और न ही इनकार किया। दूसरी तरफ अलाउद्दीन ने उनसे मिलने की आज्ञा मांगी तो शेख ने उत्तर दिया, मेरे मकान के 2 दरवाजे हैं। यदि सुल्तान एक के द्वारा आएगा तो मैं दूसरे के द्वारा बाहर चला जाऊंगा। उन्होंने अलाउद्दीन से मिलने से इनकार कर दिया। वे महबूब इलाही के नाम से प्रसिद्ध थे। अगला क्वेश्चन है, बरहमासा की रचना किसने की थी? इसका आंसर हो जाएगा मलिक मोहम्मद जैसी। बरहमासा की रचना मलिक मोहम्मद जैसी ने की थी। जैसी की पद्मावत, अखरावट तथा आखिरी कलाम में से पद्मावत का हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान है। अगला क्वेश्चन है, पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? इसका आंसर हो जाएगा उसकी सैन्य कुशलता। पानीपत की पहली लड़ाई 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच हुई, जिसमें अपनी सैन्य कुशलता के बल पर बाबर ने विजय प्राप्त की। बाबर की सैन्य संख्या लोदी सेना से कम थी, फिर भी
उसकी कुशल सैन्य नीति के चलते विजयश्री ने उसका वर्णन किया। इब्राहिम लोदी स्वयं एक अनुभव शून्य व्यक्ति था। बाबर लिखता है कि वह अनुभवहीन व्यक्ति था जो अपनी गतिविधियों में बड़ी असावधानी रखता था। वह बिना किसी व्यवस्था के आगे बढ़ता, रुकता तथा बिना किसी दूरदर्शिता के संघर्ष में लीन हो जाता था। अगला क्वेश्चन है, तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखा गया था? इसका आंसर हो जाएगा तुर्की। मुगल साम्राज्य की आधारशिला रखने वाला जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने अपने जीवन संबंधी घटनाओं को एक ग्रंथ में स्वयं ही लिखा। इसे तुजुक ए बाबरी कहते हैं। यह किताब तुर्की भाषा में लिखी गई है, किंतु तुर्की मुगल दरबार की राजभाषा नहीं थी, अपितु यह सम्मान फारसी को प्राप्त था। अगला क्वेश्चन है, हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था? इसका आंसर हो जाएगा 1532। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण 1532 ईस्वी में किया। इस किले को उसने 4 महीने तक घेर रखा, जिसके बाद शेर खान ने हुमायूं की अधीनता स्वीकार कर ली। इसके अतिरिक्त 1531 ईस्वी में उसने कालिंजर पर आक्रमण किया और 1532 ईस्वी में रायसीन के महत्वपूर्ण किले को जीत लिया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा हाजी बेगम। हाजी बेगम ने अपने पति हुमायूं के मकबरे का निर्माण दिल्ली में 1564 ईस्वी में करवाया था। इस मकबरे का नक्शा मिर्जा ग्यास ने तैयार किया था। श्वेत संगमरमर से बना यह भारत का प्रथम गुंबद वाला मकबरा है। इस मकबरे के परितः एक बाग की रचना हुई है। अगला क्वेश्चन है, हुमायूं नामा की रचना किसने की? इसका आंसर हो जाएगा सी गुलबदन बेगम। बाबर की शहजादी गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा की रचना की थी, जो फारसी भाषा में है। सही है। बादशाह अकबर ने अकबरनामा के प्रणयन के लिए सामग्री एकत्र करने के उद्देश्य से यह आदेश दिया था कि बाबर तथा हुमायूं के राज्यकाल के विषय में जिसे कुछ भी स्मरण हो वह उसे लेखबद्ध करके उसकी सेवा में प्रस्तुत करे। अतः अनेक लोगों ने इतिहास लिखना प्रारंभ किया। गुलबदन के हुमायूंनामा की रचना भी इसी आदेशानुसार हुई। अगला क्वेश्चन है, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम अंकित करें। युद्ध स्थलों के नाम नीचे अंकित है। इसका आंसर हो जाएगा देवरा, चौसा, कन्नौज, सरहिंद। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का क्रम इस प्रकार है: देवरा, चौसा, कन्नौज और सरहिंद। 1531 ईस्वी में उसने गोमती के तट पर स्थित चौरा यानी देवरा नामक स्थान पर अफगान विद्रोहियों को परास्त किया। 26 जून 1539 ईस्वी को चौसा के युद्ध में हुमायूं को शेर शाह से पराजित होना पड़ा। इसी युद्ध में निजाम नामक भिश्ती ने हुमायूं की जान बचाई थी। हुमायूं के विरुद्ध चौसा की इस विजय से शेर खान की शक्ति एवं प्रतिष्ठा दोनों में वृद्धि हुई। उस शेर शाह की पदवी धारण कर अपने नाम का खुतबा पढ़ाया तथा सिक्के पर भी अंकित करवाया। 17 मई 1540 ईस्वी को कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में भी हुमायूं को शेर शाह से पराजित होना पड़ा और विवश होकर निर्वासित की भांति इधर उधर भटकना पड़ा। 22 जून 1555 ईस्वी को सरहिंद युद्ध की विजय ने हुमायूं के एक बार पुनः उसका खोया राज वापस दिला दिया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? इसका आंसर हो जाएगा शेर शाह सूरी। 1529 ईस्वी में बंगाल के शासक नुसरत शाह को पराजित करके शेर खान ने हजरत आला की उपाधि धारण की। 1539 ईस्वी में चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित करके उसने शेर शाह की उपाधि धारण की तथा अपने नाम का खुतबा पढ़वाया और उसका सिक्का चलवाया। अगला क्वेश्चन है, शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है?
इसका आंसर हो जाएगा सासाराम। शेरशाह का मकबरा बिहार के रोहतास जिले में सासाराम नामक स्थान पर एक तालाब के बीच ऊंचे चबूतरे पर बना है। कालिंजर का युद्ध 1545 ईस्वी के दौरान घायल हो जाने से शेरशाह की मृत्यु हुई। हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा हकीम खान। अगला क्वेश्चन, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी महाराणा प्रताप और मुगल सेनापति मान सिंह और आसफ खान के मध्य लड़ा गया। राजपूत योद्धाओं के अलावा राणा की सेना के अग्रभाग का नेतृत्व अफगानों एक टुकड़ी के साथ हकीम खान शुरू कर रहा था। राणा की सेना में भीलों की भी एक छोटी सी टुकड़ी थी। यह राणा की मुगलों के साथ आमने सामने की आखिरी मुठभेड़ थी। आगे उसने छापामार युद्ध का सहारा लिया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था? इसका आंसर हो जाएगा अकबर। मुगल शासन व्यवस्था को स्थापित करने का श्रेय अकबर को ही है। उसकी केंद्रीय शासन व्यवस्था तथा बादशाह के पद और अधिकारियों एवं कर्तव्यों की व्याख्या, उसके प्रांतीय शासन, उसकी लगान व्यवस्था, उसकी मुद्रा व्यवस्था तथा उसकी मसबदारी व्यवस्था आदि सभी को उसके समय में सफलता प्राप्त हुई और उसके उत्तराधिकारियों के लिए आधार स्वरूप बनी। अकबर प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने हिंदू और मुसलमानों को निकट लाने का प्रयास किया। अपनी उदार धार्मिक नीति के अंतर्गत उसने 1562 ईस्वी में दास प्रथा, 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर, 1564 ईस्वी में जजिया कर को समाप्त कर दिया। अपने सामाजिक सुधार के अंतर्गत उसने बाल विवाह, सती प्रथा को रोकने का प्रयत्न किया। अकबर की लोकप्रियता के कारण उपरोक्त चारों बिंदुओं को सम्मिलित किया जाता है। अगला क्वेश्चन, अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया कब? 1576 ईस्वी में। 1572 ईस्वी में सुलेमान ककरानी की मृत्यु के बाद उसका पुत्र दाऊद खान गद्दी पर बैठा। दाऊद खान ने अपने को स्वतंत्र घोषित कर पटना के मुगल किले पर आक्रमण किया। अकबर ने मुनीम खान को दाऊद पर आक्रमण करने तथा बिहार को जीतने का आदेश दिया। मुनीम खान ने दाऊद को एक युद्ध में पराजित किया तथा 1574 ईस्वी में बिहार पर मुगलों का आधिपत्य हो गया। पराजित होने के बाद दाऊद बंगाल भाग गया, किंतु 12 मार्च 1576 को टोडरमल, मुजफ्फर खान एवं हुसैन अली खान ने मिलकर दाऊद को पूर्णतः पराजित किया। इस पर 1576 ईस्वी में बंगाल तथा बिहार को पूर्ण रूप से मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। अगला क्वेश्चन है, भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा अकबर। दिसंबर 1599 ईस्वी में लंदन में कुछ व्यापारियों ने लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में एक सभा का आयोजन किया। इसमें पूर्वी द्वीप समूह के साथ व्यापार की योजनाएं तैयार की। इन व्यापारियों ने पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने के आशय से 1599 ईस्वी में एक कंपनी का गठन किया। इसका नाम गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज रखा गया। इसे जॉन कंपनी के नाम से भी जाना जाता था। इस दौरान भारत का बादशाह अकबर 1556 से 1605 ईस्वी तक था। अगला क्वेश्चन है, आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा अबुल फजल। आईने अकबरी अकबर के 9 रत्नों में से एक अबुल फजल द्वारा लिखी गई है। यह अकबरनामा के 3 भागों में से तीसरा भाग है। इसमें अकबरकालीन शासन व्यवस्था का आधिकारिक वृत्तांत है। अगला क्वेश्चन है, एतमादुद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? इसका आंसर हो जाएगा नूरजहाँ। एतमादुद्दौला का मकबरा नूरजहाँ ने 1622 से 28 के मध्य अपने पिता की मृत्यु के बाद बनवाया। यह आगरा में यमुना नदी के तट पर स्थित एक अत्यंत अलंकारित इमारत था। यह चतुर्भुजाकार मकबरा बेदाग सफ़ेद संगमरमर का बना ऐसा पहला मकबरा है जिसमें बड़े पैमाने पर संगमरमर का प्रयोग किया गया है तथा अलंकरण के लिए इस्लामिक भवनों में पहली बार पितरादुरा संगमरमर में सोने तथा कीमती पत्थरों की जरावट शैली का प्रयोग किया गया है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं।
प्रचिनकारी यानी पीटादुरा नामक निम्न में से किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा दीवारों में अर्ध कीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना। अगला क्वेश्चन है पीटादुरा या प्रचिनकारी दीवारों में अर्ध कीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करने से संबंधित है। ध्यातव्य है कि भारत में पीटादुरा नाम का जराऊ कार्य सर्वप्रथम एतमाद उन दौला के मकबरे में किया गया था। इस मकबरे का निर्माण जहांगीर की पत्नी नूरजहां ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ क्या था? इसका आंसर हो जाएगा लगान निर्धारण का तरीका। मध्यकाल में बटाई शब्द का तात्पर्य लगान निर्धारण की एक पद्धति थी जिसमें वास्तविक उपज का बंटवारा राज्य और कृषक के बीच होता था। शेरशाह सूरी ने लगान निर्धारण के लिए 3 प्रणालियाँ अपनाई थी: नस्क या मुक्तई अथवा कनकुत, नगदी या जब्ती प्रथा, गला बख्शी या बटाई। बटाई 3 प्रकार की होती थी: खेत बटाई, लंक बटाई एवं रास बटाई। अगला क्वेश्चन है किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए थे? इसका आंसर हो जाएगा हुमायूं। हुमायूं ने चित्रकारी के लिए कारखाना बनवाया था जो उसकी पुस्तकालय से जुड़ा था। क्या तब है कि बिहार लोक सेवा आयोग ने अपने उत्तर पत्रक में इस प्रश्न का उत्तर बी माना है। अगला क्वेश्चन है दस्तान अमीर हमजा चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? अकबर ने, इसका आंसर नहीं दिया गया है। अकबर ने अनेक ग्रंथों को चित्रित करवाया। इसमें सर्वप्रथम दस्तान अमीर हमजा है। यह हुमायूं के काल में चित्रित होना आरंभ हुआ और अकबर के शासनकाल में पूर्ण हुआ। बदायूनी और शाह नवाज खान के अनुसार इसे तैयार करने में लगभग 15 वर्ष लगे थे। पहले सैयद अली तथा बाद में अब्दुल समद की देखरेख में प्रायः 25 चित्रकारों ने इसे तैयार करने में हिस्सा लिया। इसमें करीब 1400 चित्र हैं। सभी चित्र 27x20 आकार वाले असामान्य रूप से लंबे चौड़े फोलियो के एक चित्र चिपकाए हुए थे। यह ग्रंथ फारसी नायक अमीर हमजा यानी मोहम्मद साहब के चाचा के वीरतापूर्ण कारनामों का उल्लेख करता है। यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा अकबर। दशवंत और बसावन प्रसिद्ध चित्रकार मुगल सम्राट के राज दरबारी थे। तो किस मुगल सम्राट के? अकबर के। दशवंत और बसावन अकबर कालीन चित्रकार थे जो एक कहार का बेटा था। के काम से अकबर इतना प्रभावित हुआ कि उसने इसे अपने समय के अग्रणी चित्रकार बनने में सहयोग किया, किंतु बाद में यह महान चित्रकार मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गया और 1584 ईस्वी में इसने आत्महत्या कर ली। अकबर कालीन चित्रकारों के नाम अबुल फजल ने अपने पुस्तक आईने अकबरी में गिनाए हैं। दशवंत बसावन, केशव, लाल, मुकुंद, मिस्किन, फारूक, कलम, माधव, जगन्नाथ, महेश, खेमकरण, तारा, सांवल और हरिवंश आदि हैं। मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में शीर्ष बिंदु पर थी? इसका आंसर हो जाएगा जहांगीर। मुगल चित्रकला जहांगीर के काल में अपने शिखर पर पहुंच गई थी। जहांगीर चित्रकला का बड़ा कुशल पारखी था। मुगल शैली में मनुष्य का चित्र बनाते समय एक ही चित्र में विभिन्न चित्रकारों द्वारा मुख, शरीर तथा पैरों को चित्रित करने का रिवाज था। जहांगीर का दावा था कि वह किसी भी चित्र में विभिन्न चित्रकारों के अलग अलग योगदान को पहचान सकता था। शिकार, युद्ध तथा राज दरबार के दृश्यों को चित्रित करने के अलावा जहांगीर के काल में मनुष्य तथा जानवरों के चित्रों को बनाने की कला विशेष प्रगति हुई। अबुल हसन ने जहांगीर के सिंहासन रोहन का एक चित्र बनवाया था जिसे जहांगीर की आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी के मुख्य पृष्ठ पर लगा दिया गया। इस प्रकार जहांगीरी
जहांगीर के काल में मुगल चित्रकला का स्वर्णयुग कहा जाता है। जहांगीर काल को मुगल चित्रकला का स्वर्णयुग कहा जाता है। जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? इसका आंसर हो जाएगा अकबर। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व वसूली के लिए जब्ती प्रणाली का प्रचलन हुआ, जो भूमि सर्वेक्षण, भू राजस्व निर्धारण के लिए दस्तूरुल अमल तथा जब्ती खसरे की तैयारी पर आधारित थी। साम्राज्य के अधिकतर भूभाग में यही प्रणाली प्रचलित थी। अगला क्वेश्चन है, यह कथन किसका है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंदिर के निर्माण में 5,000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था? इसका आंसर हो जाएगा विलियम फिंच। विलियम फिंच के अनुसार इलाहाबाद स्तंभ पैलेस ऑफ 40 पिलर्स के निर्माण में 40 वर्ष लगे। इसके निर्माण हेतु 5,000 से 20,000 लोगों ने काम किया। अगला क्वेश्चन है, कश्मीर का अकबर के नाम से प्रसिद्ध सुल्तान कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा सुल्तान जैनुल आबदीन। अकबर के समान धर्म सहिष्णु एवं सामाजिक कार्यों के लिए सुल्तान जैनुल आबदीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है। उसे संस्कृत के अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथों का अनुवाद कराया तथा श्री भट्ट और मंसूर बिन अहमद जैसे वैदों को संरक्षण प्रदान किया था। अगला क्वेश्चन है, 2 स्पा सी प्रथा किसने शुरू की थी? इसका आंसर हो जाएगा जहांगीर ने। किसने शुरू की थी? जहांगीर ने। 2 स्पा सी प्रथा जहांगीर ने चलाई थी। इसके अंतर्गत बिना जात पद बढ़ाए ही मनसबदारों को अधिक सेना रखना पड़ता था। 2 स्पा इसमें मनसबदारों को अपने सवार पद के दोगुने घोड़े रखने पड़ते थे, और सी स्पा इसमें मनसबदारों को अपने सवार पद के 3 गुने घोड़े रखने होते थे। ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? तो इसका आंसर हो जाएगा कंधार थी। कंधार राज ईरान के शाह और मुगलों के बीच संघर्ष की जड़ थी, क्योंकि कंधार को अपने हाथों में रखना मुगल शासक तथा ईरान के शाह के लिए प्रतिष्ठा का विषय बन गया था। दोनों शासकों की साम्राज्यवादी योजनाओं को कार्यान्वित किया जाना बहुत कुछ कंधार को अपने हाथों में रखने पर निर्भर करता था। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा शाहजहां ने। अकबर के फतेहपुर सीकरी की भांति शाहजहां ने दिल्ली में अपने नाम पर शाहजहानाबाद नामक एक नगर की स्थापना 1638 ईस्वी में की तथा वहाँ अनेक सुंदर एवं महत्वपूर्ण भवनों का निर्माण कर उसे सुसज्जित करने का प्रयास किया। शाहजहानाबाद के भवनों में लाल किला सबसे प्रमुख है। चतुर्भुज आकार यह किला लाल बलुआ पत्थर से निर्मित होने के कारण लाल किले के नाम से प्रसिद्ध है। इसका निर्माण कार्य 1648 ईस्वी में पूर्ण हुआ। इस किले के पश्चिमी द्वार का नाम लाहौरी दरवाज़ा एवं दक्षिणी द्वार का नाम दिल्ली दरवाज़ा है। यह सुंदरता तथा शोभा में अनोखा है तथा संभवतः विश्व में अतुल्य है। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्णयुग कहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा A.L. श्रीवास्तव। डॉक्टर A.L. श्रीवास्तव ने अपनी पुस्तक मुगलकालीन भारत में लिखा है कि शाहजहां का शासनकाल भारत के मध्ययुगीन इतिहास में स्वर्णयुग के नाम से प्रसिद्ध है। यह केवल कला और कला में भी वास्तुकला की दृष्टि से सत्य माना जा सकता है। जैन सरकार और B.A. स्मिथ शाहजहां के काल को स्वर्ण काल मानने के पक्ष में नहीं है। R.S. शर्मा ने शाहजहां के काल को स्पष्ट रूप से मुगल काल का स्वर्ण काल माना है, अतः सी इसका आंसर सही है। औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ क्या है? औरंगजेब को इसका आंसर हो जाएगा दारुल इस्लाम। जिहाद का अर्थ है दारुल इस्लाम। औरंगजेब सर्वोपरि एक उत्साही सुन्नी मुसलमान था। उसकी धार्मिक नीति सांसारिक लाभ के किसी विचार से प्रभावित नहीं थी। उदार दारा के विरुद्ध सुन्नी कट्टरता के समर्थक के रूप में राष्ट्र से प्राप्त करने वाले की हैसियत से उसने कुरान के कानून को कठोरता से लागू करने का प्रयत्न किया। इस कानून के अनुसार प्रत्येक धार्मिक मुसलमान को अल्लाह की राह में मेहनत करनी चाहिए, या दूसरे शब्दों में तब तक गैर मुसलमानी देशों यानी दारुल हर्ब के विरुद्ध धर्मयुद्ध यानी जिहाद करना चाहिए, जब तक कि वे इस्लाम राज्य के यानी दारुल इस्लाम के रूप में परिवर्तित नहीं हो जाते।
पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे। इनका जन्म 1666 ईस्वी में पटना बिहार में हुआ था, जबकि मृत्यु 7 अक्टूबर 1708 को नांदेड़ महाराष्ट्र में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, मुगल शासन में मुहतसिब क्या था? इसका आंसर हो जाएगा सी, लोक आचरण अधिकारी। मुगल प्रशासन में मुहतसिब जन आचरण का निरीक्षण विभाग का प्रधान था। उसका कार्य प्रजा के आचरण को उच्च बनाए रखना था। प्रजा के आचरण को शुद्ध बनाए रखने के लिए अकबर ने नगरों में मदिरा की बिक्री तथा वेश्याओं का निवास निषिद्ध घोषित कर दिया था। वेश्याओं को नगर से निष्कासित कर एक नया स्थान बसाया गया और उसका नाम शैतानपुरी रखा गया। अगला क्वेश्चन है, मुगल प्रशासन में मदद मास इंगित करता है किसको? इसका आंसर हो जाएगा विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि को। मुगल प्रशासन में विद्वानों एवं धार्मिक लोगों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त भूमि अनुदान भूमि को मदद मास कहा जाता था। इसे सुयूर गाल भी कहा जाता था। दान दी जाने वाली समस्त भूमि का निरीक्षण सद्र करता था। सद्र की यह विधायित्व था कि उन अनुदानों का दुरुपयोग न होने पाए। यह भूमि हस्तांतरित नहीं होती थी और अनुदान ग्राही के पास वंशानुगत रूप में रहती थी। अगला क्वेश्चन है, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद शाह। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजुद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था? इसका आंसर हो जाएगा शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय का कार्यकाल 1759 से 1806 ईस्वी तक था। उसका वास्तविक नाम अली गौहर था। अपने पिता आलमगीर द्वितीय की मृत्यु के समय वह बिहार में था। यद्यपि उसे मुगल बादशाह घोषित कर दिया गया, किंतु मुगल दरबार की गुटबाजी के चलते वह बिहार में रहा और दिल्ली का सिंहासन 1707 ईस्वी से 1771 ईस्वी तक खाली पड़ा रहा। 1772 से मराठों की सहायता से वह दिल्ली पहुंचा। शाह आलम द्वितीय के समय में ही दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार 1803 ईस्वी में हो गया। चलिए आज का सेशन समाप्त करते हैं। अगला जो टॉपिक होगा आधुनिक भारत का इतिहास।